Children, now we are going to start the 10th chapter of your book First Flight, The Sermons at Banaras. So in this chapter we will read about sermons means religious and moral preaching. धर्म या मोरालिटी से रिलेटेड उपदेश जो कि गौतम बुद्ध ने बनारस में दिया था. एक्चुअली बनारस से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में देर इज़ अ प्लेस नेम्ड सारनाथ जो कि गैंजेस और वरुणा नदी के कॉन्फ्लुएंस पे है, उनके संगम पे, गंगा और वरुणा नदी के संगम पे सिचुएटेड है. वहाँ पे उन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश दिया था. तो इन दिस चैप्टर विल रीड अबाउट लिटिल बिट अबाउट हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और साथ ही एक छोटी सी स्टोरी है किस्सा गौतमी की जो कि अपने बेटे के मरने के बाद बहुत ही शोक संतप्त थी, बहुत दुखी थी. उसको किस तरह से इन्होंने दुख से मुक्त कराया. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. गौतम बुद्ध 563 BC to 883 BC began life as prince named सिद्धार्थ गौतम. गौतम बुद्ध एक्चुअली एक राजकुमार थे और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और नॉर्दर्न इंडिया से थे. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. उनको जब वो 12 साल के थे तो हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स मतलब पवित्र वेद पुराण की शिक्षा के लिए उनको भेजा गया और 4 साल तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की. फिर वापस लौटे तो उनकी शादी एक राजकुमारी के साथ हो गई. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उनके एक पुत्र हुआ और उन लोगों ने 10 साल तक जैसे सूटेबल होता है राजा और रानी का रहना, मतलब राजसी ठाट बाट के साथ उन्होंने ज़िंदगी बिताई. बेफिटेड रॉयल्टी मीन्स दे लिव्ड एज अ किंग एंड क्वीन शुड, जैसा राजा और रानी को रहना चाहिए वैसी शान और शौकत से भरी हुई ज़िंदगी उन्होंने 10 साल तक बिताई. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. तो अभी तक जो राजकुमार दुनिया की दुख तकलीफ के बारे में अनजान थे, वो जब 25 ईयर्स के होते हैं, heretofore मतलब टिल नाउ, शील्डेड मीन्स प्रोटेक्टेड थे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के तकलीफ दुख के बारे में वो नहीं जानते थे जब तक वो 25 ईयर्स के हुए. एक बार वो जाते हैं शिकार के लिए, हंटिंग के लिए जाते हैं. एंड चांस अपॉन केम अक्रॉस बाई चांस, और बाई चांस उनको क्या दिखता है, एक सिक मैन, एक बीमार आदमी. उसके बाद वो मिलते हैं एक एजेड मैन, बूढ़े आदमी से. एंड फिनरल प्रोसेसन जो शव यात्रा थी, शव यात्रा किसी मरे हुए आदमी को लेके, बॉडी को लेके जा रही थी, उसको वो देखते हैं. और लास्ट में उनको एक मंक बेगिंग फॉर आर्म्स मतलब वो जो भिक्षा मांग रहे थे भिक्षुक, उनको देखते हैं. एक साधु जो भिक्षा मांग रहा था उसको देखते हैं. तो अभी तक इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं था क्योंकि वो सारी सुख सुविधा के बीच में जी रहे थे और दुनिया में रियलिटी क्या है, तकलीफ़ क्या है, ये सब उनको कुछ भी पता नहीं था. तो पहली बार जब वो किसी बीमार आदमी को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये भी है जो हमें ज़िंदगी में झेलना पड़ता है. एजेड को देखते हैं तो उनको पता ये चलता है कि हमें एक समय के बाद बूढ़ा होना होता है. फिर फ्यूनरल प्रोसेसन के बारे में वो पूछते हैं तो ये पता चलता है कि वो इंसान मर चुका है और उसकी शव यात्रा निकाली गई है. फिर मंक को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि गरीबी भी है और इसमें उनको भीख मांग के अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है. तो ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि अभी तक जब तक वो 25 ईयर्स के थे तब तक उनको ये सब दुनिया की परेशानियों के बारे में, चैलेंजेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. इतना ज़्यादा वो द्रवित हो गए इन दृश्यों को देखकर कि वो तुरंत ही अपने घर को, अपने महल को छोड़ के निकल पड़े ज्ञान की खोज में. सीक एनलाइटनमेंट, स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े. कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड, और वो था उसके बारे में उनको जानना था कि अभी जितनी दुख तकलीफ उनने इतनी सारी परेशानियों से जूझते हुए लोगों को देखा था उसके बारे में उनको जानना था कि ऐसा क्यों होता है. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree.
7 साल तक वो यहाँ वहाँ भटके, ही रोम्ड अराउंड, और अंत में वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, वेयर ही वाउड टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट केम, और वहाँ पे वो वाव करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो वहाँ से नहीं उठेंगे। इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उस ट्री को बोधि ट्री का, बोधि वृक्ष का नाम दिया जाता है। बच्चों आपको पता होगा कि ये बोध गया प्लेस है बिहार में, गया के पास, वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दैट ट्री इज़ नोन एज ट्री ऑफ विजडम एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। अब क्योंकि उनको खुद पता चल चुका था कि हमारी दुख तकलीफ का कारण क्या है, ये सब क्यों होता है, तो उन्होंने इसके बारे में दूसरों को उपदेश देना शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। इस समय उनका नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध का मतलब द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस। उन्होंने जो पहले अपनी प्रीचिंग की, प्रीच्ड मीन्स टू डिलीवर द सर्मन, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया वो बनारस सिटी में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस, गंगा के किनारे जो जितने भी पवित्र शहर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पवित्र बनारस को माना जाता है। दैट द सर्मन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, और यही कारण था कि इतने दिनों तक उन्होंने अपने सरमन्स को, अपने उपदेश को, अपने ज्ञान को सुरक्षित रखा और उसको यहाँ पे पवित्र जगह पे दिया दूसरों को। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और ये बताता है कि इससे बुद्ध के कष्ट और पीड़ा देने के संबंध में जो गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान है या बुद्धिमत्ता है उसका पता चलता है इससे, क्योंकि उन्होंने इस प्लेस को अपने फर्स्ट सर्मन के लिए, फर्स्ट प्रीचिंग के लिए चुना। इनस्क्रूटेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते। इनस्क्रूटेबल, गूढ़ या रहस्यमय। तो उनका जो ज्ञान था इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गूढ़ था और इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना। नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। किसा गौतमी हैड ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी के इकलौता पुत्र था जो कि मर चुका था। In her grief she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. वो क्योंकि उसका इकलौता सन था तो उसको वो छोड़ना नहीं चाहती थी, उसको जिंदा करना चाहती थी। वो इस सच को स्वीकार नहीं कर रही थी कि वो मर चुका है, तो वो उसको जिंदा करने के लिए अपने सारे पड़ोसियों के पास, उसकी डेड बॉडी को हाथ में लिए हुए सारे पड़ोसियों के पास जाती थी और उनसे कहती थी कि कोई ऐसी मेडिसिन दे दो, दवाई दे दो जिससे ये जिंदा हो जाए, जिससे ये ठीक हो जाए, क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो मर चुका है। और लोग कहते थे कि ये पागल हो चुकी है, बच्चा मरा हुआ है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। कुछ दूर जाने के बाद किसा गौतमी को एक आदमी मिलता है जिससे वो रिक्वेस्ट करती है दवा देने के लिए। तो वो कहता है आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। कहता है कि मैं दीज द आर्काइक यूज ऑफ यू हियर, इट मीन्स यू, द मेडिसिन फॉर दाई, दाई मीन्स योर। This you will find in Old English. Old English literatures you will find these words. कहता है कि मैं कोई भी मेडिसिन तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। लेकिन मुझे पता है एक फिजिशियन, मतलब एक चिकित्सक के बारे में पता है जो कि तुम्हारे इस बच्चे के लिए मेडिसिन दे सकता है, दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट। कहती है कि महानुभाव कृपया मुझे बताइए कि ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि द बुद्ध। कहता है कि साक्य मुनि बुद्ध जो हैं उनके पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू बुद्ध एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। किसा गौतमी रिपेयर्ड हियर मीन्स ट्रैवल्ड, जाती है, मूव्ड और ट्रैवल्ड, गौतम बुद्ध के पास जाती है और चिल्लाती है कि हे मेरे मालिक और मेरे भगवान, मेरे ईश्वर और मेरे मालिक, मुझे एक ऐसी दवा दीजिए, मेडिसिन दीजिए जिससे कि मेरा बच्चा क्योर हो जाए, हील हो जाए, ठीक हो जाए।
द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा रिप्लाई देते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। तो वो कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड ले आके दो। मस्टर्ड सीड मीन्स राई का दाना। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और वो क्योंकि खुश हो जाती है, किसा गौतमी को लगता है कि अगर वो राई का दाना लेके आएगी तो इनके पास पावर है, ये इसको ठीक कर देंगे। वो उसने प्रॉमिस किया कि वो उसको प्राप्त कर लेगी, प्रोक्योर कर लेगी। तो बुद्धा आगे कहते हैं, तो बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। कहते हैं कि लेकिन ये मस्टर्ड सीड ऐसे घर में से लेना है जहाँ पे कि किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, ना किसी बच्चे की, ना हस्बैंड की, पेरेंट्स की या फ्रेंड की, किसी कोई भी उनके घर से ना खोया हो। मतलब उन्होंने किसी को भी, अपने परिवार के किसी जन को, प्रियजन को या किसी दोस्त को ना खोया हो, ऐसे घर से राई का दाना लेके आओ। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, हेयर इज़ द मस्टर्ड सीड, टेक इट। और लोगों को उसके ऊपर दया आ जाती है, पिटीड हर, दया उसके ऊपर आती है, और वो कहते हैं कि ये लो मस्टर्ड सीड, उसको दे देते हैं राई का दाना। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन उसके बाद जब राई का दाना वो दे देते हैं तो वो फिर उससे पूछते हैं, डिड अ सन और डॉटर, फादर और मदर डाई इन योर फैमिली। पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई बेटा, बेटी या पिता, माता, कोई भी तुम्हारे घर में मरे हैं। दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग्स आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। कहते हैं कि जिंदा तो कम ही है, अलास, हाय, जिंदा तो बहुत कम लोग हैं लेकिन मरे हुए ज़्यादा हैं। मतलब उन्होंने ज़्यादा परिवार अपने खो दिए हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें इतने गहरे हमारे शोक की याद मत दिलाओ, गहरे तकलीफ़ की याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट। अब यहाँ पे उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कि कोई ना कोई मरा ना हो। मतलब सारे घरों में जहाँ पे भी वो जाती है मस्टर्ड सीड लेने के लिए, तो उसको कोई ना कोई मरा हुआ ही पता चलता है, तो उसको अंततः कहीं से भी मस्टर्ड सीड नहीं मिल पाता। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है और थक जाती है, वेरी मतलब थक जाती है। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और रोड के किनारे बैठ जाती है और दूर से शहर की लाइटों को जलते बुझते हुए देखती रहती। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जलते हैं और फिर बुझ जाते हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और फिर धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और तब उसको समझ में आता है कि यही लोगों का भाग्य है। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो दिए की तरह जलती है और फिर बुझ जाती है, यही लोगों की किस्मत है, अंत में उसको समझ में आता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, अपने आप सोचती है वो, ये पॉन्डर करती है, विचार करती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। कहती है कि मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, क्योंकि अब उसको पता चल चुका था कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें किसी ने भी अपने किसी प्यारे को ना खोया हो, तो सभी के लिए डेथ कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इम्मॉर्टैलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और ये अपने आप सोच रही है किसा कि इन दिस डेथ तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन इस वैली ऑफ डिसोलेशन जो है, जो वीरान और निर्जन घाटी है, इसमें एक रास्ता है जो हमें अमर बनाती है। जब हम सरेंडर कर देते हैं अपनी सारी सेल्फिशनेस को, अपने स्वार्थ को सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो इस तरह से हम अमर हो सकते हैं। क्योंकि मौत तो सबका होना है, लेकिन एक अनसेल्फिश पर्सन जो होता है वो सबकी यादों में अमर रहता है। तो ये किस्सा सोचती है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रबल्ड एंड ब्रीफ इज़ कम्बाइंड विद पेन। कहते हैं कि मॉर्टल्स जो हैं, मनुष्य हैं, मरणशील, मॉर्टल्स आर फॉर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो मरने वाले हैं, मरणशील हैं। सभी जो जिंदा है, जो जिनने जन्म लिया है, वो एक ना एक दिन उनका मरना निश्चित है। तो कहते हैं कि मॉर्टल्स की लाइफ परेशानियों से घिरा हुआ है और बहुत छोटा है, एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, और उनको इसमें हमारे ज़िंदगी में दुख और तकलीफ सम्मिलित हैं। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग।
और कोई भी तरीका नहीं है जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को अवॉइड कर सके, दूर कर सके। मतलब जिसने भी जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, उम्र बढ़ने के बाद, बूढ़े होने के बाद मौत होती है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, यही नेचर है, ऐसा ही नेचुरल प्रोसेस है लिविंग बींग्स की लाइफ का। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जैसे कि पके हुए फल गिर ही पड़ते हैं, कभी ना कभी गिर जाते हैं, हमेशा उन पे खतरा रहता है कि वो गिर पड़ेंगे, इसी तरह से मनुष्यों की ज़िंदगी है जिसको मौत का खतरा बना रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड्स इन बीइंग ब्रोकन, सारे अर्दन वेसल्स मतलब मिट्टी के घड़े जो होते हैं, पॉटर बनाता है, कुम्हार बनाता है, और उनका अंत होता है टूटने से। सारे मिट्टी के घड़े एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, और ऐसा ही मनुष्यों का भी जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, जो मूर्ख हो या होशियार हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मौत के चंगुल में फंस ही जाते हैं। एंड आर सब्जेक्ट टू डेथ, उनकी मृत्यु होनी ही है, निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और जिनकी मौत होती है वो ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, पिता है वो अपने बेटे को नहीं बचा पाता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, न ही कोई रिश्तेदार अपने नाते रिश्तेदारों को बचा पाता है। जिसकी भी मौत आती है वो मर के दूर हो जाता है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, ध्यान रखना, रिलेटिव्स रिश्तेदार दुख मनाते हैं, देखते रहते हैं और दुख मनाते रहते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और एक एक करके मनुष्य इस धरती से दूर होते जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि एक बैल जो स्लॉटर कसाई खाने में, बूचड़ खाने में, जहाँ उसको मार दिया जाता है, ले जाया जा रहा हो, कोई कुछ भी नहीं कर पाता, उसको वहाँ पे ले जाके मार ही देते हैं। ऐसे ही कोई भी मौत का सामना नहीं कर पाता, सभी को एक ना एक दिन मरना है, बस हम देखते रहते हैं और दुख मनाते रहते हैं। सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, और इस तरह से जो दुनिया है वो सफ़र कर रही है, परेशान है मौत और विनाश से। देयर फॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, और इसलिए जो बुद्धिमान है वो दुख नहीं मनाते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया की यही रीति है, ये जानते हुए वो दुख नहीं मनाते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, न तो रोने से और न ही दुख मनाने से किसी को दिमाग की शांति मिल सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके उलट, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, उसकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी और अंततः उसके शरीर पे भी उसका असर पड़ेगा। मतलब अगर किसी के मरने से कोई बहुत ज़्यादा रोता है या बहुत ज़्यादा दुख मनाता है तो उसके दिमाग को शांति नहीं मिलती और इसके बदले उसका तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली उसके शरीर पे भी उसका असर पड़ता है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, अपने आप को वो बीमार कर लेता है और निस्तेज कर लेता है। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, लेकिन उसके इस रिसेंटमेंट से, दुख मनाने से, शोक मनाने से कोई भी मरा हुआ वापस नहीं आता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, जिसको शांति चाहिए उसको ये रिसेंटमेंट या शोक की जो तीर है, एरो है, तीर है, उसको निकाल के फेंकना है। ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब जो उसके अंदर तकलीफ़ है, दुख है, वो उसको, जो शिकायत है इस दुनिया से और जो शोक है, ग्रीफ है, वो उसको अपने अंदर से हटा देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जिसने इन तीरों को, जो कि एरो है लैमेंटेशन का, कंप्लेंट का और ग्रीफ का, न किसी से शिकायत करना है, न कोई दुख मनाना है और न शोक करना है, तो इन सब चीज़ों की जो तीर को अपने अंदर से निकाल देता है वो शांत हो जाता है और उसको दिमागी शांति मिलती है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, जिसने अपने सारे दुखों से उबर गया है, जो उनसे बाहर निकल आता है, वो तकलीफ़ से उबर जाएगा, उसको सारे दुख उसके ख़त्म हो जाएंगे और वही भाग्यवान होगा, वही यहाँ पे शांति से जी पाएगा। ये गौतम बुद्ध का
सरमन था किस्सा गौतमी के लिए, और ये बाकी सारे लोगों के लिए भी एक टीचिंग है कि हमें ये समझना है कि लाइफ एंड डेथ आर नेचुरल प्रोसेस। तो सभी को जो भी इसमें जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। तो वी शुड नॉट ग्रीव एंड लैमेंट। So this is taken from the book Value and Voices. It is a college reader. ये एक book है Value and Voices, a college reader, which was published in 1975 and is authored by Betty Renshaw. तो उसका एक एक्सट्रैक्ट एग्जर्प्ट है जो आपने आज चैप्टर के रूप में पढ़ा, जिसका नाम था द सरमन एट बनारस।